हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की क्लास कंटिन्यू हो चुकी है। हिंदी में प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल नए नए देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। पेपर कभी भी हो सकता है। इलेक्शन अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, पेपर तो नहीं होगा, बट इसके बाद कोई ना कोई शिक्षक भर्ती लगी हुई है। मई में तो इलेक्शन ही है अपने यूपी में, पर जून या जुलाई अगस्त में 3 महीनों में आप लोगों को भर्ती को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फटाफट से आप लोग अगर चाहो तो नोट कर लेना, वरना 2-3 बार ये वीडियो देख लेना। आप लोगों का पूरा भी साहित्य से और व्याकरण से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, फंसते हैं, वो आप लोगों के यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का है ऐसा जो 15 बार क्या हुआ है कि भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह पुस्तक कौन सी है? तो वह पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। किसकी है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। कौन सी? पंचतंत्र। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं पूछ रहा है। तो 4 भाषाएं वह कौन कौन सी हैं? संथाली हैं, मैथिली हैं, बोडो हैं और डोगरी है। कौन कौन सी हो गई? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। यह 4 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। आगे देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, ये तीनों चारों पुस्तकें ऐसी हैं जो किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर यही तीन पुस्तकें पूछता है और 1-2 पत्रिकाएं भी पूछता है हरिवंश राय बच्चन जी से। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो गागर में सागर भरने का कार्य किया था बिहारी जी ने। कौन होंगे? बिहारी जी ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते रहिएगा। अगला है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत लोक प्रचलित भाषा का बोध होता है। अगला है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? किसका किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है। रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है। अगला है, भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारतीय काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 कवि की समीक्षा की है। कौन कौन से हैं वो? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी। यह 3 कवि त्रिवेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत यह किसकी रचना है या कविता है? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वीरों का कैसा हो बसंत मेरे ख्याल से 6 क्लास में है। सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगला, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली के मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार को कहा गया है।
किसे कहा गया है? बनारस अखबार को कहा गया है। अगला है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से कवि थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है, निषाद कहा जाएगा। अगला है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में कौन सा रस प्रयोग हुआ है? तो कौन सा रस प्रयोग, किस रस का बात कर रहा है? तो भक्ति रस का सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। अगला है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, यह पंक्ति किसकी है? तो कबीर दास की पंक्ति है। किसकी? कबीर दास जी की है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किसके लिए प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी के लिए हुआ था। कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मिला है। और सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक क्या थी? चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ है, शायद 1982 के आसपास की मानता है। अगला है पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है? तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है, यानी कि अंग्रेजी को हमारे भारत में कोई दर्जा नहीं दिया गया है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दा तासी। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि यह जो अंग्रेजी भाषा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंग्रेजी किस राज्य की राज्य भाषा के रूप में मानी जाती है। तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। मैं बता रही हूँ कि मतलब अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कहाँ? नागालैंड में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मैंने बताया आपको, अभी बताया, मैंने इसको देखा भी नहीं था। देश में एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। अगला है त्रिपुरा की राजभाषा है। तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला भाषा त्रिपुरा की राजभाषा के अंतर्गत आती है। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन होंगे? लल्लू लाल जी हैं। क्लियर हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कैसे कवि हैं? तो यह एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। अगला है सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन होंगे? अमृतलाल नागर हैं। कौन होंगे? अमृतलाल नागर हैं। अगला है झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं कौन? तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो वह ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत सारी भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या बोला जाता है? तो वह कौन सा देश है? तो अपना भारत ही है, जिसमें कई प्रकार की भाषाओं का बोली जाती है। अगला है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। क्या है? चारुता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आगे यह प्रश्न मैंने रखा है, तो कौन कौन सी भाषा ऐसी है? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह क्या है? तो भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भारत समूह भाषा है इंडो आर्यन। कौन सा है? इंडो आर्यन भाषा है। आगे बढ़ते हैं।
आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। कौन सी भाषाएं? आंचलिक भाषाएं। अगला है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किस नाटककार ने रंगमंच को अपने अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच को अनिवार्य नाटक के रूप में नहीं माना है। अगला है, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो कौन से एक व्यंग्य लेखक कहे जाते हैं? तो हरिवंश राय हरिशंकर परसाई जी हैं, हरिशंकर परसाई जी को एक व्यंग्य लेखक के रूप में माना जाता है। अगला है, मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाला श्रेष्ठ कवि कौन से हैं? तो वह है कबीर दास जी। आगे बढ़ते हैं, प्रादेशिक बोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य सही साहित्य भाषा स्वीकृति हुई है, जिसे नाम दिया गया है क्या? पिंगल भाषा। प्रश्न घुमाकर है, बड़ा है, बट इसकी सीधा सा आंसर होगा पिंगल भाषा। क्लियर हुआ? निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम से निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह कथन हिंदी आलोचक का है, किसका? राम विलास शर्मा का है। आगे बढ़ते हैं, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। कौन सी भाषा? डोंगरी भाषा बोली जाती है। अगला है, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कहानी नमक के दरोगा के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला है, संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा है तेलुगु भाषा है। क्लियर हुआ? हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है क्या? तो हिंदी को भारतीय संविधान में एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण, महाकवि भूषण है किसके कवि? वीर रास के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आगे हैं, देखते हैं, हिंदी शब्द का प्रमुख प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किया गया है अमीर खुसरो के। क्लियर हुआ? आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा दी गई है मिस्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। तो चलिए, आज ये रहे आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्न। करीब 50 प्रश्न हो गए होंगे, फिर भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोगों को अच्छे मिले हैं। एक आध दो प्रश्न ज़्यादा ही हुआ है, बताया भी है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 बार वीडियो देख लेना, चाहो तो वन लाइनर ही है, नोट कर लेना। अगर आप लोग इच्छुक हों तो, नहीं है तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। तो चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।